चलिए देखते हैं 2025-26 का सीटेट यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जूनियर स्तर का 6 से लेकर 8 तक है। स्टार्ट करने से पहले एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरा चैनल है साहू ज्ञानधारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग 2024 का क्वेश्चन देखेंगे। 2024, ठीक है, 21 जनवरी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 8 तक। परीक्षा तिथि 21 जनवरी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। बायोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कह रहा है आलम्बन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, बायोस्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति के प्रभाव से होता है। बायोस्की ने ZPD का आविष्कार किया, जिसे आलम्बन में शिक्षक छात्र को उसकी क्षमताओं से थोड़ा ऊपर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। यह धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन होगा? डी। कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव नहीं करते हैं। किशोरावस्था में प्रभावित करने वाले कारक जैसे हैं जैविक कारक, यौन की शुरुआत, हार्मोन का स्तर, शारीरिक का विकास, मनोवैज्ञानिक कारक, आत्मसम्मान, पहचान, जोखिम लेने का व्यवहार, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवार, समुदाय, मीडिया और समाज दंड होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा बाहरी रूप से प्रेरित है। बाहरी रूप से क्या है? प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी, सुजाता को नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रेरणा नगद पुरस्कार से मिलता है जो उसके अंतरंग रुचि या उद्देश्य से अलग है। यह एक बाहरी प्रेरक है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है। कह रहा है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। मानव विविधताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। अब है व्यक्तिगत भिन्नताएं एक शिक्षक के लिए एक चुनौती नहीं बल्कि एक संसाधन है जिन्हें समावेशी और उदार शिक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं छात्रों की रुचियों, विशेषताओं, ज्ञान, संस्कृति, मूल्य और विश्वासों को दर्शाती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। एक शिक्षक को इन भिन्नताओं को स्वीकार करना और उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जिससे वह अपने शिक्षक को विविध रुचिकर बना सके। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, यह कथन जीन पियाजे ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है। अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है? गतिशील होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है? गतिशील होता है। यानी एक कक्षा में आकलन छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति और सीखने की शैली पर केंद्रित होता है। यह निरंतर और गतिशील होता है जो शिक्षकों को छात्रों की प्रगति को समय के साथ ट्रैक करने और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को समायोजित करने में मदद करता है। इस आकलन का उपयोग अवलोकन, पोर्टफोलियो, प्रदर्शन और परियोजनाओं, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अब सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देना। क्या है? ध्यान देना। ध्यान देना वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह जानकारी को चुनने में
प्राथमिकता देने की प्रक्रिया है। ध्यान देने से हम अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों के अनुसार जानकारी का विश्लेषण करते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का क्या है? विषय है। निकल रहा है टू किल ए मॉकिंग लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है? एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए कह रहा है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंता करना चाहिए। स्टेटमेंट आर कह रहा है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। शिक्षक क्या हो? चिंतनशील है। सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, कह रहा है ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी कह रहा है शिक्षकों को अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंता करना चाहिए ताकि वे अपने छात्रों की विविधता, अधिकार और आवश्यकताओं को समान कर सकें। यह संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, देखभाल की नैतिक और नारीवादी दृष्टिकोण। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण है। यानी कह रहा है कैरोल गिलीमन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि पुरुष केंद्रित है और महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखता है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं देखभाल की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है जो रिश्तों और जिम्मेदारियों पर आधारित होती है, जबकि पुरुष न्याय की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर कहता है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। सही विकल्प चुने। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? सही। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभव सीखना बच्चे अपने आसपास की दुनिया को देखकर उसमें बातचीत करके और उसमें भाग लेकर सीखते हैं, जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है? पठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक कौन सी स्थिति है जो शिक्षार्थियों की किसकी क्षमता को प्रभावित करता है? ए कह रहा है भावनात्मक चित्र बनाने। बी कह रहा है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों को साथ जोड़ने। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों को साथ जोड़ना। ठीक है। यानी कह रहा है डिसलेक्सिया एक तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजी की स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि डिसलेक्सिया वाले लोगों को पढ़ने, लिखने और वर्तनी में कठिनाई हो सकती है। अब एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। कह रहा है छात्रों को छोटे समूह वर्तमान मुद्दे पर शोध करने और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने से उन्हें संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद मिलेगी। यह गतिविधि छात्रों को निम्नलिखित तरीके से सार्थक सीखने में सक्षम बनाएगी: सक्रिय सीखने को प्रोत्साहित करना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। अब 14 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक नैतिकता। क्या है? पारंपरिक नैतिकता। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक नैतिक के स्तर में बच्चे नियमों और अधिकार के पालन करते हैं। ठीक है।
अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा का एक उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। प्रतिस्पर्धा लोकाचार को क्या करना? प्रोत्साहित करना। समावेशी कक्षा का लक्ष्य सभी छात्रों को एक साथ सीखने और सफल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रतिस्पर्धा लोकाचार इस लक्ष्य के विपरीत है क्योंकि यह छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए बी डी, यानी कौन होगा? ए बी डी। कह रहा है ए, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बी कह रहा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। और डी कह रहा है वे छात्रों के अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। कह रहा है पोर्टफोलियो मूल्यांकन के बारे में जो एक ऐसा मूल्यांकन विधि है जिसमें एक व्यक्ति की क्षमता, प्रगति और उपलब्धि का मूल्यांकन उसके द्वारा चुने गए कार्यों के संग्रह यानी पोर्टफोलियो की समीक्षा के माध्यम से किया जाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे छात्रों को अपने अधिगम को नियंत्रित, विकसित और प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने के लिए क्या देना? ध्यान देना। ठीक है, यानी कह रहा है महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करने वाले उपमुख व्यक्ति उच्च स्तर के प्रयास करने के किसी कार्य से अपनी समझ और क्षमता विकसित करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को चुनौती देते हैं और अपनी सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कह रहा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंब प्रदान करता है। कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा मूल सिद्धांतों के अनुरूप है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और विकसित करने पर केंद्रित है। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता के रूप में होती है जो बच्चों को उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार सीखने में मदद करता है। अब पाठ्य पुस्तकें और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहित मिलेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। जेंडर रूढ़ियों पर क्या उठाना? सवाल उठाना। ठीक है, यानी पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से लोगों को जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित मिलेगा। जब लोग इन सवालों पर विचार करते हैं तो लिंग, भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बारे में सोचने लगते हैं। वे इन रूढ़ियों को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता लिंग असमता बनाए रख सकती है। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता किसके दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को कौन सीखने में सक्षम बनाता है? कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ठीक है, अब जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर x का अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से वयस्कता तक में विकसित होती है। इन अवस्था में विद्यार्थी अमूर्त अवधारणाओं, तार्किक सोच और समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। वे बीजगणित समीकरणों का उपयोग करके समस्याओं को हल कर सकते हैं और गणना के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँख की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? किसके हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है दृष्टि संबंधी समस्याएं। दृष्टि संबंधी समस्याएं के हो सकते हैं। आलोक द्वारा दिखाया गया व्यवहार जैसे कि पढ़ते समय कि सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँख की लाली, सूजन और अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, दृष्टि संबंधी
संभावित लक्षण है। अब 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। अब समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से भी सभी व्यक्तिगत भेदभाव को समाप्त करने की वकालत करता है। सही विकल्प चुनें। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समावेशी कक्षा एक मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों के समान अवसर प्रदान करता है, चाहे उनकी क्षमता, पृष्ठभूमि या सीखने की शैली कुछ भी हो। अनुकूलन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि शिक्षक को प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक और मूल्यांकन के तरीकों को बदलना होगा। समावेशन के दर्शन केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण एवं मूल्यांकन से नहीं, बल्कि इसके दर्शन का उद्देश्य वास्तविक और व्यक्तिगत भेदभाव को गले लगाना और समायोजित करना है। यह सुनिश्चित करना कि सभी को उनकी क्षमता या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा और अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो। अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेबायोस्की के अनुसार बच्चों के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कह रहा है अधिक जानकर अंदर, अधिक जानकार अंदर। लेबायोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के विकास में सामाजिक संस्कृति और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ठीक है, कह रहा है यह रणनीति छात्र को अपनी गतिविधि के नियंत्रण करने और समय को बेहतर उपयोग करने में मदद करेगी। यह टाइमर छात्र को यह जानने में मदद करेगी कि उसे कितना समय बचा है। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है स्टेटमेंट ए छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और स्टेटमेंट आर का रीजन कर रहा है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही विकल्प को चुनना है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निकल रहा है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब 27 नंबर अभिकथन ए एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना समय सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। अब है कारण आर बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। सही विकल्प को चुनना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अब है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए में दिया गया है कि विधि शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार उचित है जो कि बच्चों के स्वावलंबी बनाने और उनकी बुद्धि का विकास करने में मदद करती है। लेकिन आर में दिया गया कारण ए की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि बुद्धि को मापने का तरीका और बच्चों में शिक्षा दोनों तरीका अलग अलग बताते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया का विशेषताएं है? कौन होगा? ए स्टेटमेंट कर रहा है यह एक रेखीय प्रक्रिया है। बी कर रहा है यह एक जटिल प्रक्रिया है। सी कर रहा है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया। डी कर रहा है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बी सी डी कर रहा है यह एक जटिल प्रक्रिया, यह बहुआयामी प्रक्रिया, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ठीक है, अब है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। रीजन है करा विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प को चुनना है। क्या होगा? विकल्प ए होगा। यानी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और बढ़ते हुए कार्य के लिए संरचना में वृद्धि के होने से है। यह एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षण छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय को विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों को बहुत कम अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है छात्रों से स्वायत्ता और पहले को पुरस्कृत करना। यानी प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक छात्रों के शैक्षिक आत्म संप्रत्यय को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षक छात्रों की स्वामित्व और पहल को पुरस्कृत करते हैं तो यह छात्रों की अपनी क्षमता पर विश्वास करने और अपनी शिक्षा में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। गणित। ठीक है, गणित और विज्ञान। अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD बराबर 12x, कोण BD बराबर 7y, कोण ADB बराबर 60 डिग्री और कोण CDB बराबर 28 डिग्री है। तब 2x + 3y का मान क्या होगा? क्या होगा चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, तो अब कोण CBD क्या है? CBD ये त्रिभुज, ठीक है, CBD, ठीक है। तो 12x बराबर 60 डिग्री, x बराबर कितना 5 डिग्री आया, ठीक है, और 7y बराबर 18 डिग्री, सॉरी 28 डिग्री एकांतर कोण में, y बराबर कितना हो गया 4 डिग्री, ठीक है। तब 2x + 3y बराबर 2 × 5 + 3 + 3 × 4 यानी कितना 22 डिग्री, ठीक है। अब है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है। बी कह रहा है शून्य परिमेय संख्या नहीं है। सी कह रहा है सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कह रहा है ए का मतलब ए और सी होगा, ए और सी, ठीक है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है और सी कह रहा है सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। सभी भिन्न क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी PQX + P² x - y - P × y + z के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। क्या होगा? PQX + P² x - y - P × y + z - z, ठीक है। तब इसको हल करने के बाद क्या है? P + 1 P² x - Py - z, अतः P² x - Py - z समीकरण का एक गुणनखंड है। अब 34 नंबर क्वेश्चन है यदि आंकड़े इतना की माध्यिका x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यिका यदि y है तो y + x का अंतर क्या है? ठीक है, यानी कह रहा है दिए गए आंकड़े 30, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसे आरोही क्रम में सजाते हैं 3, 7, 8, 15, 27, 21, 23, 24, 29 और 30, ठीक है। पदों की संख्या सम है, तब माध्यिका बराबर n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद /2, ठीक है। यानी 17 + 21/2 यानी कितना 19। कौन आया? 19। मध्य प्रश्नानुसार परिवर्तित करने पर, ठीक है, पद, ठीक है, 33, 7, 18, 15, 17, 21, 23, 24, 29, 30, ठीक है, आरोही क्रम में सजा दीजिए, ठीक है। पदों की संख्या कितना है? 10 सम है, तब इसका माध्यिका 5 और 6 तो माध्यिका इसका कितना आया? 22 आया। अंतर हो गया y - x यानी 22 - 29 बराबर 3, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनके घनों का योग कितना है? 33,977 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, माना की संख्या है 2x, 3x और 4x है। प्रश्न अनुसार 2x³ + 3x³ + 4x³ बराबर 33,957। तब इसका यानी x का मान कितना आया? 7, ठीक है। अतः संख्याएं 2 × 7, 3 × 7 और 4 × 7, तो 14, 21, 28, तो इसका योग कर रहा है 14, 21, 28 का योग कितना हो गया? 23 हो गया। अब है 36 नंबर क्वेश्चन किसी बहुफलकी के शीर्षों 5 किनारे
शीर्ष 5 को किनारे, शीर्ष भी किनारा ई और फलकों एफ की संख्या क्रमशः 10, 15 और x है, तब 3x माइनस 12 का मान क्या होगा। ठीक है, और उपयुक्त प्रश्न में दिया गया बहुफल की एक 5 भुजाओं के आधार वाला प्रिज्म होगा। इसमें कुल शीर्ष b बराबर 5 + 5 बराबर 10, कुल किनारे e बराबर 5 + 5 + 5 यानी 15, कुल फलक 5 + 1 + 1 बराबर 7, अतः x बराबर 7, अतः 3x माइनस 12, 3 × 7 बराबर माइनस 12 यानी 21 माइनस 12 बराबर 19 और 9। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन है, x/y बराबर -1/3 के पावर -3 भागा 2/3 के पावर -4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x/y + y/y x का पावर -1। ठीक है, यदि इफ x/y बराबर -1/3 के पावर -3 भागा 2/3 के पावर -4 है तो x/y + y/x का पावर -1 का मान क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। ये आसान है सॉल्व करके, -48/265। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बायोस्की द्वारा अवधारणा स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था, यानी बायोस्की के द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। एक स्कीमा या योजना हमारी अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक अमूर्त अवधारणा है। स्कीमा या स्कीमाटा समझ की इकाई है जिन्हें पदानुक्रमित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है और साथ ही एक दूसरे के साथ जटिल संबंधों में भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब है 39 नंबर क्वेश्चन। इफ x बराबर 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 देन वाट, मैंने इतना है तो जोड़ा जाए जिसका योगफल 1.1 प्राप्त होगा। आंसर ए कह रहा है x बराबर 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 यानी x बराबर क्या हो जाएगा -0.8789। यदि इसमें y जोड़ा जाए जिससे कि इसका योगफल 1.1 प्राप्त हो, तब 1.1 बराबर x प्लस y, 1.1 यानी -0.8789 प्लस y बराबर 1.1 प्लस 0.8789, y बराबर 1.9789। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषित बात बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। ठीक है, उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। कौन उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर से, यानी राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। अब 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट पर देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा? कह रहा है दिया क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 324। प्रथम स्थिति में छूट 28%, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस छूट प्रतिशत, अंकित मूल्य यानी 324 गुणे 100/100 माइनस 28 कितना हो गया? 450। द्वितीय स्थिति में छूट 18% है, अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100 यानी 450 गुणे 100 माइनस 18/100, 450 गुणे 82/100, 41 गुणे 9 369। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 369 माइनस 300 बराबर 69 यानी प्रतिशत लाभ बराबर 23%। कितना? 23%। 42 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्या होगा? चलिए देखते हैं कैसे। यानी कह रहा है -5/2 गुणे x बराबर -40/3। इसको हल करने पर x का मान कितना आ गया? 16/3। ठीक है, इसका व्युत्क्रम ठीक है कितना हो जाएगा? 3/16 यानी 0.187। विकल्प बी से जांच करते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी 0.18 एवं 1.5 यानी 0। तो स्पष्ट है 1.08 और 0.187 लेस देन 2 से छोटा होगा। ठीक है,
यही ऑप्शन नंबर बी होगा। अब है 43 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। ठीक है, कह रही है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक होगी। प्रातःकालीन सौर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदम की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चलने की है कि वे वही दूरी पर पूरे कदम तय कर सकें। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा। लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा यानी कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन सौर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। अब है उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। अब है इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे कदम में तय कर सकें। दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा आवश्यक होगी। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्या हल करने की दी गई है। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। उसने निम्नलिखित हल लिखे। ठीक है, अब है प्रारंभिक जनसंख्या 28,000, नई जनसंख्या 26,500, घटने का प्रतिशत 26,500 बट 28,000 यानी कितना 94%। ठीक है, 94.6%। ठीक है, अब है विद्यार्थी के उत्तर के संबंध निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है विद्यार्थी प्रतिशत की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि का प्रतिशत ज्ञात करनी है, किस राशि का प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो समपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 डिग्री का मान होगा। क्या होगा 190 डिग्री। कैसे होगा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कोण कहलाता है। यदि जब दो कोणों का योग कितना हो 180 हो तो वो क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। यदि प्रथम कोण A तथा दूसरा कोण 180 - A हो तो A - 180 - A बराबर 20, तो A बराबर कितना 100 डिग्री। ठीक है, अतः छोटा कोण दूसरा कोण यानी P 180 - 100 बराबर 80, तब 3P - 50 कितना हो गया 190 डिग्री। ठीक है, अब 46 नंबर क्वेश्चन, x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x बराबर 3.5 तथा y बराबर 2.4 है, तब जब x बराबर 5.6 है तो y का मान क्या होगा। क्या होगा, इसका कट कटा के y बराबर कितना 1.5 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब 47 गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों LTR में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। कौन उपयुक्त है, कौन है, जियोजेब्रा, टेलर की गिनतारा, कंप्यूटर स्प्रेडशीट। कौन है, कंप्यूटर है। कौन है, कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी यानी बी और डी होगा। कौन होगा, बी और डी। इसमें कौन होगा, बी कह रहा है यानी कौन होगा, टेलर की गिनतारा और स्प्रेडशीट। कंप्यूटर नहीं हो, क्या होगा, टेलर का गिनतारा और स्प्रेडशीट। कह रहा है अधिगम शिक्षण संसाधन पाठ, श्रव्य, दृश्य सामग्री और डिजिटल साधन है जो आपको पाठ्य सामग्री के प्रभावी लेन देन में सहायक करते हैं। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न अधिगम शिक्षण संसाधनों LTR में सबसे उपयुक्त है। अब है टेलर्स अबक्यूस, टेलर का गिनतारा, टेलर्स अबेकस दृष्टिबाधित छात्रों के मानसिक गणना करने में मदद करता है। अब है स्प्रेडशीट, गणित कक्षा में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग छात्रों के लिए रुचि और प्रासंगिकता बढ़ाता है और प्रामाणिक प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ तैयारी की नींव रखता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा तो इसे टालना चाहिए। इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा तो इसे टालना चाहिए। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन मीटर क्यूब में होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, कितना है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार की परिधि 2πr यानी 110 सेंटीमीटर।
2πr बराबर 4400 सेंटीमीटर, 110 गुने h बराबर 4400, यानी h बराबर 40 सेंटीमीटर। समीकरण 2 से 2πr बराबर 110, r बराबर 35/2 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। ठीक है, मान रखने पर कितना आ गया 0.0385 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर। आधार लंबाई और आधार बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत क्या होगी? क्या होगी? यानी लंबाई वाली सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी 2 गुने 142 गुना 80, यानी 2.272 मीटर स्क्वायर। यानी चौड़ाई वाली सतह का क्षेत्रफल 2 गुने 110 गुने 80 बराबर 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1.76 मीटर स्क्वायर। आधार की सतह का क्षेत्रफल 110 गुने 142, यानी 15,620 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1.562 मीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल 2.272 प्लस 1.76 प्लस 1.562 बराबर 5.594 मीटर स्क्वायर। अब 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने की लागत 5.594 गुने 150 बराबर 839.10 रुपये। अब है 51 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC और DEF में कोण B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 40 डिग्री, DE बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण F बराबर 40 डिग्री और कोण E बराबर 90 डिग्री है, तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिभुज ABC बराबर पैरेलल है त्रिभुज FED AAS द्वारा, यानी एंगल भुजा द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोण भुजा, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों के दो युग्म माप के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म लंबाई के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोण A बराबर कोण F 40 डिग्री बराबर कोण B बराबर कोण E यानी 90 डिग्री, कोण D बराबर कोण E यानी 50 डिग्री, कोण BC बराबर ED यानी 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार AB बराबर EF, AC बराबर DF। इस प्रकार ट्रायंगल ABC बराबर FED कोण प्रमेय से। ठीक है, अब 52 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक का योग क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 20। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। कह रहा है माना 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या x+1 और x+2 है। ठीक है, तब इसमें क्रमशः 3, 5 व 2 से गुणा करने पर 3x 5x + 5 और 2x + 4 इनका योग 3x + 5x + 5 + 2x + 4 99 है। 10x + 9 बराबर 99, 10x बराबर 90, x बराबर कितना? 9। अब पहले और तीसरे पूर्णांक का योग x + x + 2 9 + 9 + 2 बराबर 20। अब है 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मिडिल स्कूल के गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे? ठीक है, ये कह रहा है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद। बी कह रहा है किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो अध्यापक का आशय है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। अब है 54 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि 8 अंकीय संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? सी। ठीक है, सबका मान रखेंगे, अगर द पॉइंट में आया तो वो क्या है? सत्य नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि ए पहला कह रहा है यह विद्यार्थियों को साक्ष्य एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। या बी कह रहा है स्टेटमेंट समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थियों सूत्रों और चिन्हों को दोहराते हैं। सी कह रहा है विद्यार्थियों विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या होगा? ए और सी होगा। ठीक है, ए और सी होगा, यानी ए कह रहा है
यदि विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करना। सी कह रहा है विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। अब 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, फलों के प्रकार आम, सेब, संतरा, अमरूद और अनार। संख्या है 44, 56, 52, सॉरी 42, 30 और 38। तो इसमें सेब को है 56 हुए। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो त्रिज्यखंड को का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है, सेबों को दर्शाता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कुल फलों की संख्या इतना यानी 210, कुल कोण कितना है 360। ठीक है, तो आम के लिए त्रिज्यखंड कितना हो जाएगा 75.43 डिग्री। ठीक है, यानी 44/210 गुना 360। उसी तरह यानी सेब के लिए कितना हो जाएगा 96, 56 गुना 360/210। ठीक है, अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयतन के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। तो उस आयतन का परिमाप क्या है, क्या होगा 60। कैसे होगा चलिए देखते हैं। यानी कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समानांतर भुजाओं का योग गुने बीच की दूरी बटा 2। ठीक है, तब ए बराबर कितना हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना आयत की भुजाएं के मान क्रमशः 3x और 2x है। तब 3x गुना 2x बराबर 216 है। तो x का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आयत की लंबाई 3 गुना 4 बराबर 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इंटू एल बी एल प्लस बी। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, d बराबर इतना, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के गुणांकों का योग बताना है। ठीक है, सबसे पहले सबको इक्वल कर दीजिए। ठीक है, इक्वल करने के बाद जो आएगा x का कितना आ गया 5x प्लस 31 माइनस 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का -4, x का कितना हो गया 5। तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। अब है 59 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यानी कौन सी गणित अधिगम आकलन का आयाम नहीं है। यानी गणित के प्रति रुझान, गणित के प्रति रुझान। ठीक है, यानी अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है गणित के प्रति रुझान। ठीक है, अब है 60 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 55 डिग्री, क्यू आर बराबर 18 डिग्री 18 सेंटीमीटर और निम्न स्थितियों में से किससे कोण पी क्यू आर एक अधिकोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। कौन होगा चलिए देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर बनाने पर। ठीक है, पी क्यू आर में कोण पी प्लस क्यू प्लस कोण आर बराबर 180, कोण क्यू 55 प्लस 15 बराबर 180, यानी कोण क्यू बराबर 110 डिग्री। पी आर बड़ा होगा 18 सेंटीमीटर, विकल्प 20 है। ठीक है, अब है कोण क्यू 90 डिग्री से बड़ा है तथा सभी भुजाएं आपस में असमान है, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक अधिकोण है विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समाप्त। अब है 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त का विकल्प करिए। यहाँ से हम लोग साइंस देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद के ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रमों में रिक्त स्थान को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तानित झिल्ली है तो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग वायु स्तंभ कॉलम है। एक्स वाई जेड क्रमशः हो सकते हैं। अब है सी गिटार तबला शहनाई। गिटार तबला शहनाई ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, अब है 62 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्रकों में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषण की पहचान कीजिए। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिंक, जस्ता, लौह, मैग्नीज। यानी पादपों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्वों के पोषण तत्व हैं जो कि पादपों की वृद्धि और विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व अग्रलिखित है। कौन होगा पहला बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। अतः उपयुक्त समुच्चयों में से स्पष्ट है कि जिंक, लौह, आयरन और मैग्नीज पादपों द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
अब है रात्रि, आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। अब है कारण आर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो सही विकल्प का चुनना है। ठीक है, ए कह रहा है सही और ए की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है, ए आर की व्याख्या सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कह रहा है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाले तारे को सदैव अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षकों को तारे पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब 64 नंबर क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने से संबंध में सही है? कौन है? ए कह रहा है यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। बी कह रहा है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सी कह रहा है यह सामान्य ताप कोष्ठ ताप पर हो सकता है। डी कह रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ए बी सी। जब लोहे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करता है तो लोहे की सतह एक लाल भूरे रंग की आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जंग लगना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, किंतु लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया बहुत धीमे गति से होने के कारण इसमें उत्पन्न ऊष्मा वातावरण में चली जाती है और इससे हमें अनुभव नहीं होता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सदा नमक सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, अब है 66 नंबर क्वेश्चन कथन है। ठीक है, देख स्टेटमेंट पहला कर रहा है तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। बी कह रहा है नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। अब ए कह रहा है केवल ए। उपयुक्त कथनों में केवल कथन ए सही है। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तथ्य एक घटना है जिसके अवलोकनों एवं मापों के विषय में सभी में बहुत अधिक सहमति पाई जाती है। पीबी यंग के अनुसार तथ्यों को ऐसे भौतिक शारीरिक मानसिक या उद्वेगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। अब 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो ए कह रहा है विद्युतदर्शी पत्तियों का एक दूसरे से और दूर जाएंगे। बी कह रहा है दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। सी कह रहा है ऋणात्मक आवेश को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिससे परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। ठीक है, यानी कह रहा है ये कह रहा है अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। अवलोकन है जबकि बी और सी क्या है? अनुमान है। अब ये कह रहा है जब एक ऋणात्मक रूप से अवशोषित किसी क्षण को एक अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो प्रेरण की घटना के कारण ऋणात्मक आवेश विद्युतदर्शी में चले जाते हैं। इससे विद्युतदर्शी को दोनों पत्तियां समान रूप से आवेश ऋणात्मक अर्जित करती है। विद्युतदर्शी की दोनों पत्तियां एक ही प्रकार के आवेशों के बराबर समान मात्रा में स्थानांतरण के कारण इसके बीच प्रतिकर्षण होता है। अब जिसके परिणाम स्वरूप विद्युतदर्शी को दोनों पत्तियों पहले की अपेक्षा एक दूसरे से और दूर चली जाती है। अब 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी गैस से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पहला है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है ओजोन, डी है सल्फर डाइऑक्साइड और ई है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन होगा? डी और ई होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देश नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों को क्या करना? उपयोग करना। अब 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी निकल है समान अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। समान अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
ठीक है। समान अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनता है, CO2 + H2CO3। अब अधातुएं सामान्यतया अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि जब कोई तत्व अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो वह अम्लों द्वारा उत्पन्न H+ आयनों को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है और वह इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करती है तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है। इस प्रकार कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है। अब 71 नंबर क्वेश्चन। अब एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो क्या है? त्वरण। किसके कारण? त्वरण के कारण। अब 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक पिंड का रैखिक संवेग p तथा द्रव्यमान m है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? क्या होगा? p² / 2m। यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? ½ mv²। क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो क्या हो जाएगा? 1/2 mv, यानी समीकरण फट से तो यही मान रखने पर क्या हो जाता है? p² / 2m। ठीक है। अब 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थी का परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी कह रहा है उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। यानी कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। अब 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं? कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मेढक, मछली और स्टारफिश। बाहरी निषेचन जलीय और आवासों में रहने वाले जीवों में सबसे आम है, जहां अंडे और शुक्राणु दोनों पानी में छोड़े जाते हैं। शुक्राणु के अंडे तक पहुंचने के बाद निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेढक, मछली, स्टारफिश अपने अंडे पानी के छोड़कर और स्रावित अंडे के ऊपर शुक्राणुओं को छोड़कर बाह्य रूप से प्रजनन करते हैं। अब 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई परीक्षण सामग्री विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। यानी कह रहा है यह उचित सिद्धांत के लिए कि सामग्री जैसे जैसे बना दी गई है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है? कौन सा नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कॉलम ए और कॉलम बी असमान प्रविष्टियां हैं। क्या है? यानी अनइक्वल इंटर्स है। ठीक है, यानी दी गई परीक्षण सामग्री में यह उचित सिद्ध करने के लिए सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है। इससे निम्नलिखित कॉलम ए जैसे है में किस प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्तियाँ प्रविष्ट है। प्रविष्टि में प्रविष्टियों के बीच में विसंगत है। मिलान हुए युग्मों का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। अतः दिए गए कॉलम ए बोले क्या? असमान प्रविष्ट है। ठीक है, असमान है। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। स्टेटमेंट पहला कह रहा है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण क्या होता है? फूल जाता है। और स्टेटमेंट आर कहता है, पादप कोशिकाओं में वातावरणात्मक रूप से परागम्य कोशिका झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का क्या सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर चिकित्सा के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से छोटे हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। एक अधिक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकता है। सभी अभावजन्य रोगों से बचाव संतुलित आहार से किया जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की सबसे उपयुक्त रणनीति से आज अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था के उस पर परिचर्चा करना है। अब 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान
संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावों को वैधता को आंकते हैं। ठीक है। अब संदेहवाद वैज्ञानिक को वैज्ञानिक जांच और अनुसंधान करते समय वस्तुनिष्ठ बने रहने में मदद करता है। यह उन्हें दावों अपने और दूसरे के बीच जांच करने के लिए मजबूर करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत है। अब 79 नंबर क्वेश्चन करा, क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे बॉक्स का द्रव्यमान सहित 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी 1 ग्राम बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी संतुलित बलों का एक युगल पर उस पर कार्य करता है। ठीक है। मेज पर रखे बॉक्स द्वारा मेज पर किया स्वरूप 5 न्यूटन का बल बॉक्स का भार नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि मेज द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप बॉक्स पर 5 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वायु के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रमशः क्या है? पारदर्शी और परावर्तन। पारदर्शी और परावर्तन। कह रहा है पारदर्शी एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग कोनों में इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। पारदर्शी हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है? कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए बिटुमेन कोलतार। बिटुमेन कोलतार बिटुमेन कोलतार गाढ़े काले द्रव है जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। बिटुमेन पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है तथा कोलतार कोयले से उत्पन्न होता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समय पूर्व ही उन संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। अब प्रदर्शन प्रायः तब होता है जब विद्यार्थी सिद्धांतों के वास्तविक परिदृश्य से नहीं हो पाते हैं अथवा जब छात्रा सिद्धांतों के अनुप्रयोग को समझने में असमर्थ होते हैं। यह एक शिक्षा केंद्रित पद्धति है। समय पूर्व ही उन संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, अतः शिक्षक द्वारा कक्षा के प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। अब 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा होगा? खाद्य की अपेक्षा उर्वरक पोषक के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? वो ये ठीक है। यानी कह रहा है खाद्य की अपेक्षा उर्वरक पोषण के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। पोषक तत्वों के रासायनिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित वस्तु में पाए जाते हैं। अब 84 नंबर क्वेश्चन, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेलित करता है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए मिलान करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। कह रहा है गुलाब जो है कायिक प्रवर्धन, खमीर मुकुलन, परनाग बीजाणु रचना, स्पाइरोगाइरा जो कि खंडन करता है। ठीक है। अब 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग व्याधि बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? कौन है? ए कह रहा है गेहूं में घुन लगना, गेहूं का कीट। बी कह रहा है सिट्रस टैंकर। सी कह रहा है भिंडी की पीत सीरा किरमीर। केवल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सिट्रस टैंकर। अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वह है क्या है? 8/9 ओम। 8/9 ओम। अब ये तीनों प्रतिरोधों का मान समान है, अर्थात R1 बराबर R2, R3 बराबर 1/3 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 1 ओम। समानांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 9। ठीक है। R बराबर 1/9 ओम, यानी इसका क्या हो जाएगा? 1 - 1/9 यानी 8/9 ओम। ठीक है। अब 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गठित गति पाठ को पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबंध दिखाती है। अब है जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृतियों गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनके संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। अब है बी, यानी कह रहा है बी और सी। अवलोकन क्या है? अवलोकन। सी कह रहा है आगमनात्मक तर्कशीलता, आगमनात्मक तर्कशीलता। ठीक है। अब है एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंब की आकृतियों गति के प्रकार को प्रतिबिंब करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थी द्वारा अवलोकन तथा मापन के संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा, अतः सही उत्तर बी होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी के बीज प्रकीर्णन के पादपों को लाभ पहुंचाया है, सहायता की सिवाय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अति संकुलता। अति संकुलता। निकरा प्रत्येक पौधे पेड़ों का एक अलग प्रकार का बीज होता है। बीज प्रसार अपने मूल पौधे से बीज के संचलन या परिवहन में से अनुकूलित तंत्र है। अति संकुलता के अलावा सभी के बीज प्रकीर्णन के पादपों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या का प्रेक्षणों की क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे सबसे उपयुक्त कारण यह है कि यह धारणाएं बनकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी F बराबर G(m1/m2/r²). इसका मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है। अब 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। S2 कह रहा है रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल को प्रयोग में बनाया जा सकता है। यानी कह रहा है ऑप्शन क्या होगा? डी। क्या कर रहा है? S1 और S2 दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 90 क्वेश्चन समाप्त हुआ। सामाजिक समाप्त हुआ। अब देखते हैं हिंदी। हिंदी में यहाँ पे गद्यांश है। यदि हिंदी में स्टार्ट होता है गद्यांश, गद्यांश हमेशा चेंज होता रहा, 91 से 99 था। ठीक है, उसके बाद 99 से आपको कविता है 105, 106 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इस स्थान के दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? किस रूप में? मलयालम की सामाजिक बोली। मलयालम की सामाजिक बोली। अब 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए अधिगम का कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। क्या होगा? थीम आधारित शब्दावली। थीम आधारित शब्दावली। 108 नंबर क्वेश्चन है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के रूप में करते हैं? यानी ऑप्शन नंबर बी बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS। अब 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? इसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। ऑप्शन नंबर ए है, यानी समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल को करना चाहती है। अब 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रतिक्रियात्मक ज्ञान क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। अब 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली विधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहल वाक्य पढ़ती है
और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक श्रुत लेख। क्या बोलते हैं? पारस्परिक श्रुत लेख बोलते हैं। अब 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। 113 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। अब 114 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? किसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधारने में लाने की जरूरत है। अब 115 नंबर, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थियों विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणाम स्वरूप पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण। क्या बोलेंगे? पारस्परिक शिक्षण बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भाषा एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों को कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की समस्या समान भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षा शास्त्र की युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? पर भाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग। ठीक है, अब 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षार्थी किस विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है? इस पठन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरसरी तौर पर पठन। सरसरी तौर पर पठन। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों के निर्णय सहजात भाषा में कुछ लक्ष्य भाषा के कुछ असमान होते हैं। अब 119 नंबर, कक्षा 6 की शिक्षार्थियों श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। अब उसने अपने पड़ोसियों को मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सिखा लिया है। अब उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन अंग्रेजी भाषा अधिगम अंतर्गत आएगी। अब 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर व्याकरण अधिगम के लिए पठन। व्याकरण अधिगम के लिए पठन। अब देखते हैं संस्कृत। क्या है? संस्कृत। ये 91 से 99 तक संस्कृत है। चलिए गद्यांश है, गद्यांश छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 99 के बाद 100 से आपको 100 से 105 तक श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, 106 से हम लोग देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोझिकोड क्षेत्र के एक विशिष्ट समुदाय प्रयुक्ता मलयालम भाषा तस्मिन्नेत्रं स्थाने अनैत जैने प्रयुक्ताय मलयालम भाषायां किंचित् भिन्न वर्तते। विशिष्ट समुदायेन प्रयुक्त मलयालम की कथ्यते। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मलयालम भाषायां सामाजिक उपभाषा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छात्रेभ्य विभिन्न समूहेषु अधुलिखित अधिगम कार्यदत्त आय शब्दावलिगति विधि कथ्यते। अधुलिखितेषु शब्दे संबंध शब्दे सुक्त च ज्ञानेन परिवार संबंध भावतः। क्या होगा? विषयात्मक शब्दावली। 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यास्या भाषायां वयं प्रतिदिनं सम्मुखाय अन्योन्य व्यवहारस्य प्रयोगं कुम एता कथ्यते। क्या होगा? बी, मूल अंतर्व्यक्त संप्रेषण कुशलता। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एका अध्यापिका माध्यमिक स्तरस्य छात्रेभ्यः एकं पाठं लघुकथां ददाति स तानं सत्ये न्यायसत्य दृष्टिकोणं
पाठस्य अर्थस्य विचाराणां पठनाय चर्चाए च कथयति। अध्यापिका छात्रेषु कस्य विकासं कुर्तः प्रयते। क्या होगा? समालोचनात्मक साक्षात्कुशला। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अध्ययन अध्यापन व्याकरणे प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति। क्या होगा? 110 के ए यानी व्याकरणात्मक विषय कार्य विधेय ज्ञानम। अब 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्त कक्षायाम एका अध्यापिकाम एकस्य युग्म कार्य गतिविधि आयोजनम करोति यस्मिन् एका दशावाक्या कथम युग्मेभ्यः दत्ता। युग्मे एका छात्रा प्रथम वाक्यं पठति अन्य च तद्भावाक्यं लिखिता तदनन्तरम् अन्य छात्रं द्वितीय वाक्य पठति युगम प्रथम च द्वितीय वाक्यं लिखित। अनेन विधानं युग्मा संपूर्ण कथा पूर्णीकुर्वन्ति अनन्तरं स्वलेखनस्य तुलना तेभ्यः दत्तेन मूलपाठेन स कुर्वन्ति। अयं गतिविधि कथ्यते। क्या होगा? डी पारस्परिक श्रुति लेखनम। अब 112 नंबर क्वेश्चन सकडेत भाषा विषये अधोलिखितं किम सत्यम न अस्ति। क्या होगा? सकेत भाषायां व्याकरण न वर्तते। अब 113 नंबर क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र का विषय अधोलिखितं किम सत्यम अस्ति। क्या होगा? मातृभाषा गृहभाषा प्रथम भाषा रूपेण क्षेत्र भाषा। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक काध्यानम कस्य वर्तते। क्या होगा? सी छात्रेभ्य अध्यापकेभ्यः च यौ तेषाम् अध्यापकन अध्यापयन् उपायेषु अवबोधन संशोधनम करणीयम्। अब 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अध्यापनस्य एक विधि यस्मिन् एक अध्यापक चतुर्दशस्य स एकस्य संयुक्त शिक्षण वर्णस्य निर्माणं करोति। अस्मिन् वर्गे विविधता भूमिका वर्तते। पाठ गद्यांशस्य प्रतिपाठ पद्याविषये परिचर्चा भवति। येन सन्निहित विकासस्य क्षेत्रः भवति अस्मिन् पठनावबोध श्रेयस भवति। अयं विधि मन्यते। क्या होगा? बी अन्योन्याय ध्यानापन। अब 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एका भाषाध्यापिका आंग्ल भाषायाम् एका कथम कथयति तदा स छात्राणां वर्गे कार्य कुरुते च ज्ञात भाषायां कथनाय निर्दिशन्ति तदनन्तरं तान् कक्षायां सामान्य भाषायां त कथा कथयतु निर्देशे इयं शिक्षाशास्त्र पद्धति कथ्यते। क्या होगा? ए अंतभाषिकता। अब 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक छात्र विशिष्ट सूचनार्थ समाचार समग्र रूपेण पठति एतत् पठन कथ्यते। क्या होगा? सी क्रम वीक्षणम। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतभार्गविका अभिज्ञानम किम वर्तते। क्या होगा? ए छात्र निर्णयम यत्र देशीय भाषायां किन्नत एवं लक्ष्य भाषायां किन्नत समस्या अस्ति। अब 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रेया षट् कक्षायाम् एका अध्यापिका अस्ति या स्वपितुः स्थानान्तरण पश्चात् जलन्धरं तमिलनाडुराज्ये मदुरै गच्छति। स्वमातृभाषारूपेण मृद्वी भाषा एक विद्यालये द्वितीय भाषारूपेण पठति अंगभाषा जानाति। सा स्वप्रतिवेशात् शिक्षणेन तमिल भाषा पठेयु वस्तु च समर्थन अस्ति तया ज्ञात भाषा तारितम अधोलिखितेषु किम कथम सत्यम। क्या होगा? ए तस्या पंचवी तमिल भाषे भाषाधिग्रहेण आंग्ल भाषा च भाषा शिक्षाये अस्ति। अब 120 नंबर क्वेश्चन अधोलिखितेषु किम विस्तृत पठनस्य उद्देश्य न अस्ति। क्या होगा? सी व्याकरणाधिगम्या पठनम। ठीक है, यहाँ पे हमारा संस्कृत फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।